एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने दोस्तों मीथेन साइकिल को अभी तक जो करा है, जिसको हमने कंपाउंड गैसियस साइकिल का नाम दिया था, उसको हमने समझा कि मीथेन क्या होता है, मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं। और मीथेन हाइड्रेट्स की बात हमने तब करी थी जब हम लोग नेचुरल सोर्सेज ऑफ एमिशंस की बात कर रहे थे कि मीथेन नेचुरल तरीके से कैसे कैसे एमिट होता है। इंसान हाथ अगर ना भी लगाएं तो नेचुरल तरीके से मीथेन कैसे कैसे ट्रिगर हो रहा है। अब जहां पर आप सबको दोस्तों पता है कि पृथ्वी पर इंसान की हस्तक्षेप, जहां पर भी इंटरफेरेंस अगर हल्की सी भी होती है ना, तो कोई भी इवेंट जो नेचुरल प्रकार से हो रहा होता है ना, वो 2x पे रन करने लग जाता है, 3x स्पीड पे रन करने लग जाता है, 10 गुना स्पीड उसकी बढ़ जाती है। अभी तक कुदरत इतनी मार रहा है तशरीफ मीथेन को रिलीज कर करके कि थर्ड मास एक्सटेंशन करवा दिया था कुदरत ने, जबकि इंसान का एक सिंगल हाथ तो क्या नखून तक नहीं लगा था कुदरत में। अब जब इंसानों का हाथ जब लगने लगा मीथेन एमिशन में, अब ये ज्यादा खतरनाक बात है। तो सबसे पहले जानते हैं इस टॉपिक को, ह्यूमन सोर्सेज क्या है मीथेन मीथेन एमिशंस के। ठीक है, अब देखो सबसे पहली ही लाइन जो कि रेड कलर में कोड करी गई है, सबसे खतरनाक लाइन है। पूरी दुनिया में ग्लोबली 50 से 65% जो टोटल मीथेन का जो एमिशंस होता है, अब वो सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से होता है। मैंने आपको एक थंब रूल बता दिया है, इस जितनी बार आपकी बुक में अभी ह्यूमन 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 लिखा उसको काट के एंथ्रोपोजेनिक लिख कर आना, एक इंप्रेशन पड़ता है अच्छा सा। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप चाहो कि अगर मैं ह्यूमन लिख दूं क्या मार्क्स कट जाएंगे, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा स्मार्ट बनने का बस एक तरीका बता रहा हूँ। लिखोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे टेस्ट में लिख कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल मार्क्स नहीं काटने वाला, आपको कोई एग्जामिनर फेल नहीं करने वाला। बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि कभी कभार होगा क्या, ये वर्ड को रटने लग जाओगे ना अगर एंथ्रोपोजेनिक, कभी कभार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना, क्वेश्चंस बन जाते हैं, या टेस्ट सीरीज देखना कभी किसी इंस्टीट्यूट की या कुछ भी, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या है इस चीज के। अब बैठ के वहां सोच रहे हैं भाई एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, क्या ये नेचुरल होता है, क्या ये ह्यूमन होता है। और ये वाली चीज मैं सबके लिहाज से बात कर रहा हूँ कि आप में से अगर किसी को घमंड है ना इस चीज का कि ये तो हर कोई जानता है, यहाँ मैं ऑल ओवर इंडिया के लेवल के बच्चों को एड्रेस करता हूँ, ना कि सिर्फ एक अंग्रेजी मीडियम वालों को। ठीक है, तो मोर देन, तो हाँ सबसे पहले तो आपके लिए मैं एक चीज कर देता हूँ, ह्यूमन को काट के हमेशा आपको लिखना है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन आपने सुना होगा, यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करता है। कोई भी चीज़ जो इंसानों के साथ लिंक्ड है, रिलेटेड है, वो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल मीथेन एमिशंस ये इंसान की एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। पर्टिकुलरली इंसान की हरकतें 3 सेक्टर्स में। अब ये 3 सेक्टर्स कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर नहीं है, हम लोग ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। 3 एरियाज आप कह सकते हो। कौन कौन से हैं वो? खेती बाड़ी, 40% मीथेन एमिशन जो होता है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से होता है। 35% फॉसल फ्यूल्स की एक्सट्रैक्शन और बर्निंग की वजह से होता है, और 20% होता है वेस्ट की वजह से। अब आपको पता है यूपीएससी को आजकल ये चीज़ पूछना बहुत पसंद है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगवाता नहीं है, ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेटमेंट दे देता है कि क्या ये फलानी फलानी चीज़ सबसे ज़्यादा जो है यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सबसे कम यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोर्सेज ऑफ मीथेन एमिशंस। तो आप याद रखना, सबसे ज़्यादा मीथेन एमिशन एग्रीकल्चर की वजह से होता है, फिर फॉसल फ्यूल की वजह से, फिर वेस्ट की वजह से। यानी कि अगर हम एक्सट्रीम्स को पकड़ लें, सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी प्रक्रिया और सबसे कम वेस्ट प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह का वेस्ट हो, कूड़ा कचरा कबाड़ा, वो अभी हम देखेंगे किस किस प्रकार के वेस्ट होते हैं। अगर हम यूएनईपी के सोर्सेज को पकड़ें, और यूएनईपी क्या है, हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में सारी की सारी ऑर्गन्स करे हुए हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस हैं मीथेन के, ह्यूमन कॉजेज है मीथेन के, उसकी वजह से मीथेन इतना एमिट होने लगा है, इतना ज़्यादा होने लगा है। और यूएनईपी की रिपोर्ट एक सजेशन देती है कि इसको अगर रिड्यूस नहीं करा गया ना 2030 तक, और कितना परसेंट, 45% तक, तो प्राकृतिक आपदा इस फॉर्म में आएगी कि
उसका असर इंसानों के ऊपर निकलेगा, और इंसानों के ऊपर छोटा मोटा असर नहीं निकलेगा, वो या उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। अब आपको पता है जब भी यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा ऑर्गन है, सॉरी, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि सारे कंट्रीज को एक साथ लाता है। हमने यूएन की पूरी पूरी बात कर रखी है, ठीक है। अब यूएन जब भी किसी को कोई गाइडलाइन देता है, किसी को कोई टाइमलाइन देता है ना, तो वो सबसे पहले तो एक ब्रॉडर दो कैटेगरीज बना लेता है। एक डेवलप्ड नेशंस और दूसरे डेवलपिंग नेशंस। और इनको जो होते हैं टारगेट, डेवलपिंग नेशंस को, इनको थोड़ी सी हाई अमाउंट की मिल जाती है लेवरेज। क्यों? वही हमेशा इनका रोना गाना, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत बाद में स्टार्ट करी थी, तुम तो पहले कर चुके हो, अब तुम हमारे ऊपर बंदिशें लगा रहे हो। इकोनॉमिक्स की क्लास में एक कंसेप्ट, एक एक डिबेट सबको याद है हमारी, हमने जब वो चैप्टर की स्टार्ट करा था तो वहीं रुक गए थे, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट करवाई थी मैंने, याद है? यही वो चीज़ है, ठीक है। अब क्या है, मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ इस बात को। यूएनईपी ने जो भी टारगेट्स रखे होते हैं ना, पीटी 365 में जो साल में घटनाक्रम हुई होगी, तो एनवायरनमेंट की मैगजीन में और इकोनॉमिक्स की मैगजीन में एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे में अगर कुछ भी ऐसी बड़ी बात हुई होगी ना, मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पसंद अखबार वगैरह पढ़ना, कोई भी ऐसा घटनाक्रम, मैं बस अपने आप की ये श्योरिटी कर जाता हूँ डैट एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले जितने अगल बगल के लौंडे लौंडिया को जो चीजें पता है करंट अफेयर से रिलेटेड, उससे कम तो नहीं जानूंगा पक्का, लेकिन स्टैटिक ऐसे करके जाऊंगा जो इधर किसी को नहीं पता है। तो इट हैज रिकमेंडेड डिफरेंट टारगेट्स एंड डिफरेंट एरियाज फॉर द डेवलप्ड, फॉर द डिफरेंट कंट्रीज। और डिफरेंट कंट्रीज का मतलब यही है, यही मैंने आपको बताया, डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस, एज वेल एज अगर कोई लीस्ट डेवलप्ड नेशंस भी हो, जैसे कॉन्गो अफ्रीका की और वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री, ठीक है। हमें बात करनी है इंडिया के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से अब देख रहे हो मयूर, ट्रिक देखो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा यूपीएससी इस बुक को पकड़ेगा, लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है कि यूएनईपी ने इंडिया के कंटेक्स्ट में मीथेन एमिशंस के लिए क्या टारगेट दे रखे हैं या क्या सजेशन दे रखा है। लोग क्या सोचेंगे, या शायद से मैंने पीटी 35 अच्छे से नहीं पढ़ी, या फिर यार 5 साल के करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए थे मुझे, ये चीज़ तो पक्का करंट अफेयर में ही होगी। अगर मैं एक बात बता दूं ना, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी कोई वर्ड बैठकर आ गया ना, मीथेन हाइड्रेट्स, आप लोग जरा दिल पे हाथ रख के बोलो, कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसको ये नहीं लगेगा कि ये पक्का करंट अफेयर में होगा और हमने नहीं पढ़ा इस करंट अफेयर को, ये शब्द सुनकर। एनवायरनमेंट के टॉपिक्स तो आते ही नहीं है करंट अफेयर से, पहली बात तो ये है। वो स्टैटिक में होते हैं, जितने होते हैं वो स्टैटिक में वो कोर साइंस के साथ लिंक्ड होकर होते हैं, और जिसके बारे में आपको भनक तक ना हो, हवा तक ना हो, आपको पीटी 35 पे अपने कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो कि आपने पढ़ी है पूरी की पूरी अच्छे से, कि उसमें नहीं हो सकता पक्का, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस के एक्सप्लेनेशन पे अगर आपको इन तीनों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, क्योंकि जो वो करेगा 99.99% लोग उसको गलती कर आने वाले हैं उस क्वेश्चन को। और ये चीज़ हमें कैसे बताती है कि ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यूपीएससी के आंकड़े कह रहे हैं कि अब तो कट ऑफ 48 क्वेश्चंस की बात पर आके अटक गई है। यानी कि यूपीएससी कह रहा है 52, ये 52 क्वेश्चंस अगर नहीं भी जानते हो ना, इट्स एब्सोल्युटली ओके, ओके, एंजॉय। और कोटे वाले के लिए तो और कम। फॉर इंडिया इट हैज रिकमेंडेड एमिशन रिडक्शन इन वेस्ट सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी ने गाइडलाइन दे रखी है, और अगर मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आया तो हम यूएनईपी की इस चीज को कोट कर देना। उसने इंडिया को बोल रखा है, टेस्ट करा होगा, देखा होगा, हमें उस प्रक्रिया के बारे में नहीं जानना कि कैसे पता लगा, उसको क्या लगा, उसने देखा और इंडिया को बोला, प्रधानमंत्री को बुलाया होगा, ठीक है, कि देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वेस्ट सेक्टर पर। कैसे? सीवेज डिस्पोजल को इम्प्रूव करके, गटर, नाले वगैरह, या फिर जितना भी कूड़ा कचरा आप जो शहरों से या किसी किसी जगह से इकट्ठा करते हो, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करवाओ। अब ये डिस्पोजल के ऊपर काफ़ी सारे ना घटनाक्रम होते हैं।
आपने जैसे आजकल फिलहाल 2-3 महीने से जो आप एडिटोरियल फॉलो कर रहे होगे, अगर ओनली आईएएस वगैरह सुमित सर को सुन रहे होगे या फिर आप द हिंदू वगैरह पढ़ रहे होगे, एक चीज आर्टिकल बहुत अक्सर आपने 11-13 बार सुना होगा, ये वो दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ का सुना है टॉपिक, बार बार आता है ये, और चुनावी मुद्दा बन गया है भाई साहब। एमसीडी के चुनाव जब दिल्ली में हुए और दिल्ली के जो कमिंग इलेक्शन है उसमें काइंड ऑफ एक प्रकार से इलेक्शन मैनिफेस्टो में पार्टियां ये लिख रही हैं कि हम दिल्ली के कूड़े के पहाड़ की हाइट कम करेंगे। जस्ट इमेजिन पॉलिटिक्स इस चीज पर उतर आई है। और ये क्यों बता रहा हूं, कभी अगर आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि ऐसा आया नहीं है और प्रीवियस ईयर पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं किसी चीज़ को मानता नहीं हूँ। अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए लिखने को कि पॉलिटिक्स के साथ साथ एनवायरमेंट को आपको कनेक्ट करना पड़े और कैसे एनवायरमेंट के मुद्दे पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे उतरते चले आ रहे हैं, पीएसआईआर के हम लोग क्योंकि स्टूडेंट है तो इस प्रकार से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाकर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर चले आए तो आप दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को चुनावी प्रक्रिया से लिंक कर दो और फिर आप अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखो। अब वो कैसे आप करते हो ये आपकी कला है, उस कला में अगर आप बिगड़े उसके लिए मैं बैठा हूं। तो ये जो थिंकिंग है मैं आपकी यही थिंकिंग खोलना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर से, इसलिए मैं इनको लेक्चर्स ना बोल के डिस्कशन बोलता हूँ क्योंकि 100 चीज़ें मुझे आपसे भी सीखने को मिलती हैं। अब लक्ष्मीकांत एक दो लेक्चर्स में मुझसे जो फैक्ट्स में गड़बड़ी हुई, मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छे से पता नहीं था ये वाली बात मुझे कि एमएलए भी लड़ सकता है 2 जगह से इलेक्शन। तो शाइनी ने मदद करी, मेरी अनुज ने मदद करी, मैं भी नई चीज़ें सीखता हूँ बहुत कुछ। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। यूपीएससी क्लियर होने के बाद भी लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। एक तो इंसान की प्रक्रिया हो गई, क्या हो गई, ह्यूमन सोर्सेज। तो ये है, अब हम एक बारी ह्यूमन सोर्सेज जो है मीथेन एमिशंस के देखते हैं। जब उसने बोली ये रखा है यूएनईपी ने कि वेस्ट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। अब आप समझ के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्यों शहरों में कूड़े को कलेक्ट करने वाली गाड़ियां आती हैं हम पे, क्योंकि जो पढ़े लिखा वर्ग है ना उसने पॉलिटिशियन को बैठ के समझाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में बैठे जो पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी हैं, जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ यूएन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जब उन्होंने ये मुद्दा सुना होगा ना तब वो बंद कमरों में बैठ के नेताओं को समझाते हैं, सर जी इसके लिए अभी कुछ कर लो, हमारा देश इससे बहुत भुगतेगा और पता भी नहीं लगेगा कि लोग क्यों मर रहे हैं। अब नेता गवार होते हैं, उनको समझ में नहीं आएगी बात, तो वो बोलेंगे कि तुम बताओ कि जहर क्या है इन सब चीज़ों में, क्या क्या चीज़ पॉल्यूटेंट है इतना बड़ा जिसके लिए तुम कह रहे हो कि पता भी नहीं लगे कि मर जाएंगे। तो बोलेंगे सर आप वैसे तो प्रोनाउंस कर नहीं पाओगे क्योंकि आप तो कभी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन एक चीज़ याद रखना, METHANE मीथेन वर्ड याद रखना। जिस दिन ये एमिट हुआ ना आपकी कुर्सी बचेगी ना आपकी चड्डी बचेगी। तो उसने बोला हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा देश तो कुछ कर ही नहीं रहा। उसने बोला कूड़े के लिए भी तो आप यही बात करते हो ना कि जिस भी पर्सन ने नहीं भी फेंका है तो सरकारी जो कूड़े वाला होता है रोज झाड़ू लगाता है, वो ये तो नहीं कहता आपसे कि मैंने तो नहीं फैलाया था। जो पिछली रात को जो शनि बाजार की जो मार्केट लगी थी उसमें मैंने तो नहीं फेंके ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी वो साफ करके जाता है कि नहीं जाता है। तो ऐसी आप भी शहरों को साफ करवाओ। तो मंत्रियों ने बोला कैसे, उन्होंने बोला गांव के लोग तो अभी इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, पहले आप शहरों से शुरू करो, कूड़े वाली गाड़ी घर तक भेजो, लोग सड़कों पे ऐसे कहीं पर भी कूड़ा फेंकते ना चलें। तो उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला आईएएस ऑफिसर्स वगैरह ने कि देखो सर बात ऐसी है, लोग जानते नहीं है वो कूड़ा कचड़ा कभी भी कैसे भी फेंक देंगे, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा मिक्स करके सड़क के किनारे पन्नियों में आग लगा देंगे, गाय भैंसे चरकर पन्नी अगर उनके पेट में चलेगी गले में अटक गई वो मर जाएंगी, 100 प्रकार की झंझटें, और सर आसपास हर जगह बदबू आती रहेगी, लोग बीमार पड़ेंगे और कुछ भी एक फिर उसकी वजह से एक अगेन एक नई आपदा शुरू हो सकती है, एक नई आफत शुरू हो सकती है, और फिर हमारे ही पैसा खर्च होगा, स्टेट जीडीपी से पैसा कटेगा पूरा का पूरा, सोच लो, या नेशनल जीडीपी से। तो उन्होंने बोला नहीं बताओ करना क्या, उन्होंने बोला कूड़े वाली गाड़ी फेंको, हम प्रॉपर तरीके से इसकी वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट टीम्स बनाएंगे। और आपको एक चीज पता होगी, एक जो ओशन में फेंका हुआ जो प्लास्टिक होता है ना, इंसान बहुत चालाक है, इंसान अपने सुख के लिए ना किसी को भी कुछ भी कर सकता है, अपने सगे बाप को बेचा है। प्लास्टिक इतनी जल्दी डिस्पोज तो नहीं पाता, तो उसने ओशंस के अंदर प्लास्टिक क्या कहते हैं फेंकना शुरू करती है। अब एक कंपनी है
उसने क्या करा, ओशन में इस प्लास्टिक को पकड़कर उसने सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करवाया फैक्ट्रीज में, और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करवाया माइक्रोबिट्स वगैरह बनाकर, और उससे उसने प्रॉपर, अब प्लास्टिक से जो भी चीज़ है वो ना आराम से टूटती है ना मुड़ती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, फ्लेक्सिबल होती है, और अच्छी लुक दे सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि प्लास्टिक को तो कैसे भी पॉलिश कर लो, शाइनी सरफेस ला दो उसके ऊपर। तो उससे बनाए उस कंपनी ने जूते। तो दोस्तों एक ये कंपनी है, अभी आई है ये, नीमैन, ठीक है। आप ये देखो ज़रा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखो ज़रा इसको, कि दिख रहा है आप इस प्रकार की चीज़ें कि कैसे हम लोग बेकार से बेकार चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल, वैसे आपके पास एग्जांपल्स होते होंगे, लेकिन एक ही एग्जांपल आप नीमैन का दे सकते हो। इट इज़ द शू कंपनी जिसने ओशंस में पड़े हुए प्लास्टिक को उठाया और उससे जूते बनाए, उसने, ठीक है। और ये जूते कुछ ऐसे नहीं लग रहे हैं कि टपोरी छाप जूते हैं या कुछ भी हैं। अब आप शुरू शुरू में तो जब आए थे इनकी रेंजेस बहुत कम थी, लेकिन अब इनके पास काफ़ी रेंजेस है, और ये बनी है पीईटी बॉटल से। एंड इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको पीईटी वर्ड देखने को मिलेगा। और उसने माइक्रो बीड्स भी यूपीएससी ने एक बार ही दे रखा है 2019 में, या 2019 में ही दे रखा है थे। दिस इज द कंपनी नीमैन, ठीक है। ज़रा पीछे चलते हैं। और इसने क्या करा है, ओशन प्लास्टिक, इन्होंने बहुत कुछ उठाया था कचरा वगैरह। ये एक फ़ोटो है, यस। ये लोग करते क्या हैं, मैंने बोला ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्लास्टिक है, आपने मान लो एक कैंची लेकर काट दिया ऐसे, और छोटे माइक्रो बीड्स उसके बनाए, उसमें अगेन कुछ कॉटन वगैरह यूज़ कर, मतलब एक प्रोसेस समझा रहा है, मतलब इन्होंने, कंपनी ने अपना प्रोसेस समझाया है शॉर्ट में, एक इमेज में, कि हम ऐसा करते हैं, इस बॉटल को हम ये बनाने की ताकत रखते हैं। आप ये नीमैन का एक लाइन में एक प्रोसीजर समझा दो, 2 लाइन में प्रोसीजर समझा दो ये, और आपका काम हो जाएगा। और नीमैन कंपनी के बारे में लिखा हो। ये ऐसे ही लोग चाहिए यूपीएससी को, रट्टू तोते नहीं चाहिए उनको। आप जितनी मर्जी रट डालो, PT 35 जितनी मर्जी रट डालो, सिलेक्टेड कैंडिडेट को खड़ा करवा दो मेरे सामने, करवा लो जिस टॉपिक पे डिबेट करवानी है। क्या जानता है वो ऐसा, जो कि स्टैटिक पोर्शन वाला नहीं जानता। कि अच्छी से अच्छी प्लास्टिक बॉटल एक ना एक टाइम पे डिस्पोज तो होगी, लेकिन इसको डिस्पोज करने के बाद इसका डीकम्पोजिशन बहुत मुश्किल है। लेकिन नीमैन की नज़रों में आया कि इससे भाई जूते बनाओ, रिसाइकिल करो, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की जूते इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाले। मेरे फ्रेंड के पास है, ऑन रिकॉर्ड वाली चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे के फ्रेंड के पास है, तो वो करता, मतलब जॉगिंग में मैंने इसकी, दौड़ने में जान निकाल दी मैंने इसकी। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ तो फटे ताकि मैं कुछ ले आऊँ वगैरह, तो मुझे लगा ऐसी नई कंपनी है, सस्ते से मिल गए थे, तो मैंने जान निकाल दी इसकी दौड़ दौड़ कर। एक खरोच तक नहीं आई, वो बता रहा है क्यों, प्लास्टिक से बने हैं। इंग्रेडिएंट तो मेन प्लास्टिक ही है, पीईटी बॉटल। ओके, मुझे अच्छे से याद है कि 2019 के अंदर उसने माइक्रो बीट्स टर्म तो पक्का यूज़ करा था। आई थिंक, या तो मैंने माइक्रो बीट्स की एक्सप्लेनेशन सुनते हुए किसी इंस्टीट्यूट की डिस्कशन या कुछ देखी होगी, आई थिंक विजन वगैरह की। हाँ, ऐसा कुछ मैंने सुना है, लेकिन माइक्रो बीट्स उसने यूज़ करा था कि ये छोटा फॉर्म ऑफ प्लास्टिक की कुछ चीज़ होती है, ऐसी कुछ उसने यूज़ करा था, और उसी कंटेक्स में मैंने पीईटी सुना है। आई थिंक पीईटी के ऊपर भी क्वेश्चन या तो इसमें, या एमपीपीएससी में, या यूपीपीएससी में मैंने देख रखा है, आ रखा है क्वेश्चन। और आप देख लेना प्लास्टिक के ऊपर और इन सब मीथेन वगैरह जितने हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, यूपीएससी के हर साल के क्वेश्चन है। और हर साल लोग इसी बात के ऊपर कंफ्यूज है कि करंट अफेयर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे करंट अफेयर से ये क्वेश्चन। फिर बात करते हैं लैंडफिल्स की। मीथेन जो है, मीथेन इज जनरेटेड इन लैंडफिल्स एज वेस्ट डिकम्पोजेस अंडर एनएरोबिक ऑक्सीजन फ्री कंडीशन। लैंडफिल साइट्स क्या होती है, जहां पर किसका ढेर जमा होता है, कूड़े का। वहां पर क्या आती है, शाइनी खुशबू आती है कि बदबू आती है, क्यों आती है बदबू क्यों आती है,
डिकम्पोज होता है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर सड़ सड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में अगर वो उसका डिकम्पोजिशन होगा तो वो स्मेल क्रिएट करेंगे, ठीक है, फाउल स्मेल क्रिएट करेंगे। और ऐसा होता है, मीथेन का जनरली नेचर ही हमने देखा था ना, मीथेनोजेंस का शाइनी, कि वो ज़्यादातर तो वैसे इसी को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस को, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंडीशंस को। तो अमाउंट ऑफ मीथेन जो क्रिएट होगी इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वेस्ट। अब इसी चीज को रोकने के लिए ना, इसी चीज को रोकने के लिए शहरों में होता है वेस्ट ट्रीटमेंट। नंबर वन ये, नंबर टू ये, इसी से डिराइव्ड एक प्रक्रिया वेस्ट ट्रीटमेंट। तभी बोला जाता है ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, इसको अलग करके दो। आजकल इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट्स भी आ गई हैं और जनता के अंदर जागरूकता इस चीज की करवाना जरूरी है। अब देखो क्या होता है, कौन इतनी मेहनत करे। हमारे घर में आपको पता है कि कूड़े के लिए ब्लैक पॉलिथीन्स आती हैं, राइट, काली पन्नियां। अब अगर हमें इसको अलग करना है तो घर पे जब हम चाय की पत्ती छान रहे हैं, कोई भी चीज छान रहे हैं, भाई हम हर चीज पूरे दिन उसी के अंदर पटकते चले जाते हैं। जो कूड़े का डब्बा होता है, सरकार की हमसे सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त है, भले ही पन्नियों की क्वांटिटी, अगर ऐसा सरकार ने बोला नहीं है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, लेकिन अंडरस्टूड बात है। अब वो क्या, कोई जो जो पानी वाला जो कचरा है, अब उसको कोई ऐसा तो है नहीं फ्रीजर में रखेगा या फ्रिज में रखेगा पर्सन, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। सरकार की हमसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली बस एक दरख्वास्त है कि घर में 2 डस्टबिन यूज कर लो और 2 पन्नियां ये यूज कर लो ब्लैक पॉलीथीन्स, ठीक है। एक के अंदर सॉलिड वेस्ट या ड्राई वेस्ट डालो और एक के अंदर जो गीला जो कचरा है वो डालो। इसके ऐड भी आते हैं, आप देखना घर पे कभी पापा वगैरह अगर न्यूज देख रहे हो रात को, तो उस पर आपको न्यूज चैनल्स पे जो देखेंगे ये वाली ऐड पक्का, ठीक है। तो वेस्ट वाटर जो होता है फ्रॉम द सीवेज, सीवेज क्या होता है, नाला, उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी होता है ताकि उससे अंदर से सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को निकाला जाए, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को अलग करा जाए, ताकि उस पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स खुद फीड करके या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक मिथेनोजेंस फीड करके डिकम्पोजिशन ना करने लगे। क्योंकि उसके प्रोसेस में क्या होगा, उनके पेट में जब गुड़गुड़ होगी तो वहां से निकलेगी फाट, और वो फाट होगी इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। इसकी प्रक्रिया हमने जानी थी। ये ट्रीट करना वेस्ट वाटर बहुत जरूरी है। दीज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कैन प्रोड्यूस मीथेन इमिशंस अगर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट जो हैं दे आर ट्रीटेड विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशंस के अंदर, ठीक है। क्योंकि मिथेनोजेंस ज्यादातर किसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक। उसके बाद एक नॉर्मल सी प्रक्रिया, ये तो आप जानते ही हो, फॉसल फ्यूल को क्या कहते हैं, बर्न करना। लेकिन अभी तक आप बर्न जानते हो, इसकी खदानों के अंदर, इसकी माइंस के अंदर भी मीथेन एमिशन हो सकता है, जिसकी वजह से ना जो माइंस में काम कर रहे व्यक्ति होते हैं, स्पेशली कोल माइनिंग में, वहां पर कोई दुर्घटना अगर कोई हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी वो सांस ना लेने की वजह से मर जाते हैं। इस प्रकार की घटना आपने सुनी होगी ना, कि एक मजदूर थे, वो नॉर्थ ईस्ट में एक कोल माइन थी और वहां पर जाकर वो दम घुटने की वजह से 11 मजदूरों की डेथ हो गई। सुने ऐसे आर्टिकल? एकदम से वहां क्या हो जाता है, जानते हैं अभी क्या हो जाता है? फॉसल फ्यूल जो होते हैं सबसे पहले तो दे आर फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस कैसे? जो डेड ऑर्गेनिजम्स कुछ साल पहले हैं वो कुछ सालों तक, सैकड़ों सालों तक दफन रहते हैं धरती के नीचे, राइट। और फिर उनकी जो डेड बॉडी होती है, वो फ्यूल क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि अब इनकी डेड बॉडी काम आ सकती है हमारे क्या क्या बनाने के, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एंड अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना है तो पेट्रोलियम जेली भी, बहुत बढ़िया फ्लेवर का लिप बाम, जैसा कि आप अपने बंदे बंदियों के लिप्स पे लगा के जैसे जो भी रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करनी तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एनएरोबिक डीकम्पोजिशन। अगेन एनएरोबिक तो हर चीज जगह आएगी, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कौन चीज रिएक्ट करता है? जनरली हमने क्या देखा, अगर मीथेन एमिशन जहां पर हो रही है तो एक कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन में जिनका योगदान है? मिथेनोजेंस। इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले बताओ। जब ये मीथेन साइकिल स्टार्ट हुई थी तो मयूर मैंने एक फैक्ट बताया था, याद है ना,
कि एक्चुअली ट्रेडिंग हम नेचुरल गैस में करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें मीथेन मतलब एक प्रकार से हम मीथेन में ही कर रहे हैं। तो मीथेन जो है इट इज अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की जब भी प्रोडक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होती है, जब वो सप्लाई करी जाती है, उसकी ट्रांसमिशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उन सारी प्रक्रियाओं में मीथेन रिलीज होता है। अब इसके अलावा मीथेन ना कहां पर अभी तक ट्रैप था? हमने बर्फ वाली कौन सी जगह देखी थी? परमाफ्रॉस्ट रीजन देखे थे, पोलर रीजन्स देखे थे। इसके अलावा मीथेन जो है वो ट्रैप आपको कोल्ड डिपॉजिट्स के अंदर भी मिलेगा। अब कोल्ड डिपॉजिट्स कहां होते हैं? कोल्ड डिपॉजिट्स कहां होते हैं? जनरली इंसानों को अगर यहां तक पहुंचना है तो हम कह सकते हैं ना उसका रास्ता माइंस होते हैं। हाँ, पेट्री में होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इंसानों को यहां तक पहुंचना है, क्या मैं कह सकता हूं उसका प्रोसेस माइन होता है ना? शाइनी, अगर आपको ठंड लग रही है, आपको अपने बंदे से ये कहना है कि यार मेरे को कोयला लाते, थोड़ा सा जलाते, तो आप उसका मुंह तो नहीं गाड़ दोगे ना जमीन के अंदर? ऐसे तो नहीं मिलता ना कोयला, है ना? मीथेन ट्रैप्ड इन द कोल डिपॉजिट, जिसको हम लोग कहते हैं कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन ये भी रिलीज होता है ड्यूरिंग नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स इन बोथ अंडरग्राउंड एंड सरफेस माइन। या तो जो जमीन के बहुत नीचे है, सरफेस पे भी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये मीथेन रिलीज होता है होगा क्या, और ज्यादा दम घुटने लग जाता है माइन में काम करने वाले आदमी। और ये वाली बात सिर्फ कोल माइनिंग की नहीं है वैसे तो। अगर हम मीथेन के टॉपिक को साइड हटाते हैं, जो माइनिंग है ना, ऑब्वियसली बात है, माइनिंग जो है वो एक अंडरग्राउंड फॉर्मेट के अंदर हो रही है, खोद कर हो रही है किसी भी चीज को। जब आप बहुत ज्यादा नीचे चलते चले जाओगे, जमीन के अंदर धंसते चले जाओगे, किसी चीज के अंदर सुरंग बनाकर आगे चलते चले जाओगे, तो आपको किसकी किल्लत होगी? जो कि आपको जीवन का मतलब सांस लेने के लिए जरूरी है, आपकी सांसें चलती रहें, ऑक्सीजन। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन मैं आपको एक बारी कोल बेड मीथेन दिखा देता हूँ, ठीक है? ये कोल के कुछ डिपॉजिट्स हैं, ठीक है? और यहां पर मीथेन आकर जमा हो गई है। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं, हर जगह पर ऐसा नहीं होता। जैसे एक बार बताओ, हर बर्फ में क्या मीथेन के डिपॉजिट्स होते हैं? हम लोग जो मयूर फ्रीजर के अंदर जो आइस क्यूब रखेंगे, क्या वहां पर मीथेन मिल जाएगा क्या? लेकिन परमाफ्रॉस्ट रीजन में हो सकता है ना। और क्या सभी परमाफ्रॉस्ट रीजन में मीथेन डिपॉजिट्स होंगे क्या? बताओ। शायद ये लिखा हुआ था क्या हर जगह पर होते हैं? ये मस्ट कंडीशन है। जहां पर रोडें ढक गई हैं, मिट्टी ढक गई है बर्फों से, तो यानी कि इसका मतलब ये है मयूर कि आप जो बर्फ का गोला बनाता है, जो चुस्की वाला है, आप उसको कल को पार्क ले जाओ और पूरा बर्फ से बर्फ ढकवा दो उसको, तो वो परमाफ्रॉस्ट बना दो। और उसमें क्या आप मतलब मीथेन ले आओगे क्या वहां पर जाकर? है ना? तो ये है कुछ कोल बेड डिपॉजिट। कोल बेड डिपॉजिट क्या है यार? मतलब आप ये तो फिर बकवास बात है। ना मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, आप कोल माइन पे जाओ और नॉर्मली कहीं पर भी मिल सकता है मीथेन। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी चले जाओ। आप इसके लिए वो पिक्चर देखो, कौन सी है वो, गुंडे। हो सकता है यहाँ पर, क्यों नहीं हो सकता? मीथेन डिपॉजिट, कोल बेड डिपॉजिट, यही है, सामने दिख रहा है कोयला। एक सेकेंड, ठीक है। उसके अलावा हम एक बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की जब बात होती है, तो मीथेन सबसे ज्यादा कौन सी प्रक्रिया की वजह से रिलीज होता है? एग्रीकल्चर। कैसे होता है देखते हैं उसको। तो उसके लिए टॉपिक पढ़ते हैं, लाइफ स्टॉक और राइस कल्टीवेशन। डोमेस्टिकेटेड लाइफ स्टॉक जो होते हैं, अच्छा एक बात बताओ, लाइफ स्टॉक भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट होते हैं ना? मतलब एक तरीके से एनिमल रेयरिंग और हस्बेंड्री रिलेटेड है ना एग्रीकल्चर के साथ, है ना? डायरेक्टली इनडायरेक्टली है कि नहीं रिलेटेड, बताओ। क्योंकि जहां पर अगर आपको लार्ज लेवल पर एनिमल हस्बेंड्री या वो करना है, जैसे मान लो बिस्मे आपका पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है जैसे, है ना? तो बगल में आपको अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को, या कोई भी अगर आप लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपको चरवाने के लिए एक फील्ड तो चाहिए ना, या फिर एटलीस्ट उनके लिए एक अनाज तो चाहिए ना, है ना? डोमेस्टिकेटेड लाइफ स्टॉक सच एज कैटल, बफेलो, दे कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, अगेन जब वो खाना खाते हैं तब, और उनके पेट में जो प्रक्रियाएं होती है। हमने एक चीज पढ़ी थी ना, गट के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ
माइक्रोब्स होते हैं, और वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको सिंपली ऐसा बोल दूं, नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। स्टमक के अंदर लाइफ स्टॉक्स के गट के अंदर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वैसे क्या बनती है, आपको पता गया क्या बनती है? दारू, है ना? कौन बोला ये? बिज में आया ना, आप बोले ना? वेरी गुड। इस लेक्चर के बाद पीकर सो जाना, ठीक है? कह रहा ओके। इन द स्टमक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन कन्वर्ट्स फीड इनटू प्रोडक्ट, जो भी खाया हुआ है उसको प्रोडक्ट के अंदर, हाँ अल्कोहल। तो स्टमक के अंदर, खैर अल्कोहल को छोड़ो, वो तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा था एक चीज़, इसको कंफ्यूज मत कर देना कि इससे कहीं लिख दो अपने नोट्स में दारू प्रोड्यूस होती है इस लाइफ स्टॉक से। ठीक है। इन द स्टमक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो होती है, वो जो भी खाया होता है जानवरों ने, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सर्टेन प्रोडक्ट्स, जिसको डाइजेस्ट करा जा सकता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में मीथेन एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। कैसे? लाइक मतलब सम एनिमल्स लाइक काउ, जब वो सांस लेते हैं ना, तो उससे मीथेन एक्सेल होता है। कैसे होता है? क्योंकि उनके पेट के अंदर क्या है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की वजह से क्या हो गया, मीथेन प्रोड्यूस हो गया। बाहर कैसे निकलेगा? ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू, या फिर फार्ट करो। क्या कह रहे हो मयूर? राइस कल्टीवेशन क्लास में क्या कहते हैं, ये टॉपिक अभी होने से पहले, तो अभी होने जा रहा है। अंकिता ने ये जो मॉर्निंग वाली क्लास थी उससे पहले ये वाला टॉपिक लिखकर भेज दिया था मुझे, कि चावल की खेती की वजह से भी हो सकती है, और उसने इसके बियॉन्ड भी इंफॉर्मेशन दी थी। तो मीथेन जो है, मीथेन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्लडेड राइस कल्टीवेशन। क्योंकि चावल जो होता रहता है, चावल की जो खेती होती है, जब चावल होता है, बड़ा हो रहा होता है, वो डूबा रहता है पानी के अंदर जनरली, है ना? हमने ये चीज़ पढ़ी है ना टाइम टू टाइम, कि चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, राइट? राइट। तो मीथेन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्लडेड राइस कल्टीवेशन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। क्योंकि जहां पर अगर जो चीज़ डूबी हुई है पानी के साथ साथ, तो उधर किसी ना किसी प्रकार की डीकम्पोजिशन होती है ना? जो फ्लडेड सॉइल होती है ना, मतलब जो मिट्टी पानी के साथ साथ डूबी हुई है, यानी कि काइंड ऑफ उस मिट्टी के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, नमी है, और पानी में वो डूबी हुई है, ये मीथेन प्रोडक्शन के लिए एक आइडल कंडीशन बन जाती है। ऐसी चीज़ें बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, जो कि ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस बनाते हैं और मॉइस्चर बनाते हैं। यानी कि एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, किसी ना किसी प्रकार का या किसी ना किसी चीज का क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज यहां पर सड़ रही है, पक्का, है ना? आप एक चीज तो जानते हो ना, अगर प्लांट के अंदर भी, हमने ये टाइम टू टाइम बात करी है इस चैप्टर में, प्लांट के अंदर अगर आप अपने पौधे के अंदर ज्यादा जो है पानी के लोटे जो है वो डालते चले जाओगे, वो सड़ जाएगा ना। और सड़े हुए प्लांट में से स्मेल आती है ना, बताओ, क्या उस पर कीड़े वगैरह कुछ ना कुछ चीजें लगेंगी कि नहीं लगेंगी? तो वो क्यों आए हैं यहाँ पर, उसके उसके ऊपर अभी जीते जी तो कीड़े लगे नहीं थे, मरने के बाद इतने सारे क्यों रेंग रहे हैं उस पर कीड़े? क्योंकि उसका क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन। और उसके बाद होता है बायोमास बर्निंग। व्हाट इज बायोमास? बायोमास क्या होता है? बताओ बताओ। अरे एक प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर ही हुआ ना, ऑर्गेनिक मैटर ही हुआ ना एक प्रकार से। बताओ शाइनी, है कि नहीं? फॉर्म ऑफ तो हुआ ही ना उसका, है ना? इसमें फॉर्म ऑफ तो हुआ ही ना ऑर्गेनिक मैटर एक का, है ना? जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है ना ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसकी वजह से भी मीथेन एमिशन होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से। बस ये सिंपल सी चीज़ है। तो अगर इसको वाइंड अप करें, तो ह्यूमन सोर्स, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज के अंदर देर आर वेटलैंड्स, टर्माइट्स, ओशंस एंड मीथेन हाइड्रेट्स। ह्यूमन सोर्सेज के अंदर एग्रीकल्चर, फॉसल फ्यूल्स, वेस्ट। लेकिन आपको 6 पॉइंट वैसे मिल गए। अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर ही आ रहे हो तो आप लाइफ स्टॉक, राइस कल्टीवेशन के बारे में अलग से लिख सकते हो।
बर्निंग के बारे में फॉसल फ्यूल्स में लिख सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो बताओ यहाँ पर इधर तक अभी तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।